सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हमारे पास आज फंडामेंटल की थ्योरी का बचा हुआ पोर्शन है, उसको पूरा करेंगे। आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसे निकाल लीजिए। है फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज देयर विद यू? ओके, खोल लीजिए सब लोग उसको एंड ओपन अप द पेज नंबर। कौन सा वाला? म्यूचुअल एजेंसी शेयरिंग प्रॉफिट लायबिलिटी पार्टनरशिप डीड, दैट ऑल वी हैव डन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या होता है वो भी कर लिया था। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट, लोन ऑफ पार्टनर एंड लोन टू पार्टनर, इन दोनों का भी ट्रीटमेंट हमने थ्योरेटिकल किया था, प्रैक्टिकल मैंने भी नहीं कराया। टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 3, लेफ्ट हैंड साइड टॉप। सुनो, अंदर से निकाल के दे देना एक, दोनों दे देना, प्रोग्रेस की भी दूसरी भी। प्रोग्रेस ऑल्सो। इज इट विजिबल निशा? तुम्हें दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट? हेलो निशा, कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट? प्लीज टेल यस और नो। आइए जरा देखते हैं अब कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर। आपने देखा होगा इसके अंदर हमने ना सेक्शंस मेंशन कर रखे हैं। सीबीएसई के सिलेबस में सेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं, बट जब आप सीयूटी की पढ़ाई करते हैं, उसका पेपर लिखते हैं, तो वहां पर सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शंस इसीलिए मैंने यहाँ डाल दिए क्योंकि हमें अल्टीमेटली सीयूटी के लिए भी तो पढ़ना ही है, उसकी तैयारी भी तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव या गोल होना चाहिए। ठीक है, राइट है, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ईच एंड एवरी पार्टनर इज हैव अ राइट, ईच एंड एवरी पार्टनर हैव अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मतलब आप बिजनेस की मीटिंग में वो पार्टिसिपेट करेगा, उसके बिजनेस के डिसीजन से उसमें पार्टिसिपेट करेगा। मतलब उसकी पूरी पूरी राइट है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई तेरी उम्र कम है तो तुझे एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू एडमिटेड समबडी एज अ पार्टनर, then partner has equal right to be actively participate in the conduct of the business activities of the partnership firm। क्या बोला मैंने आपसे? उम्र कम। माइनर तो प्रॉफिट के लिए है ना, तो उसको तो आप इन्वॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि उसके करने से अगर कोई लॉस हो जाए तो कौन भरेगा? वो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। और सुनो, माइनर जो होता है लीगली कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए एलिजिबल ही नहीं होता। तो तुम उसे मीटिंग में बुला भी लो, डॉक्यूमेंट साइन तो उसके होंगे ही नहीं। एनी माइनर पार्टनर डोंट हैव अ राइट टू, मतलब अथॉरिटी नहीं है, लीगल कोई अथॉरिटी नहीं है उसकी किसी डॉक्यूमेंट की, किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की। ठीक है। दूसरा, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड। कोई बिजनेस का फैसला ले रहे हैं तो हर बंदे की आपकी कंसल्टेशन होनी चाहिए उसके अंदर। ये नहीं कि तू तो मुंबई रहता है, तू न्यूयॉर्क रहता है, हम तेरे से बात नहीं कर रहे थे, कैसे नहीं। अगर उसने बोल दिया कि भाई अगर मैं फोन ना उठाऊं या मैं ना मिल पाऊं तो आपको जो फैसला लेना है, ले लेना, क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप तो होता ही है, ये हमने पिछली क्लास में बताया था। फाइन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्राउंड यू कैन टेक डिसीजन अलोन। बट इफ द पर्सन हैज टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि भाई अगर आपको कोई फैसला लेना है तो मुझे बता के लेना, तो ताकि मैं भी उससे अवेयर रहूं, तो देन यू हैव टू हैव, ये उसका राइट है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जनरली पार्टनरशिप में गड़बड़ कब होती है? जब बुक्स ऑफ अकाउंट को देखने नहीं दिया जाता। भाई आपको भी अकाउंटिंग की नॉलेज है, तो आप ये देखना चाहते हैं कि भाई बिजनेस में क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, कॉस्ट कम है, कॉस्ट ज्यादा है, क्या चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कितना, रिवेन्यू कितना, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उसके बुक्स को देखने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है, दिस इज योर राइट। अगर आपने बिजनेस के लिए कोई काम किया, एज एवरीबडी इज गेटिंग सैलरी कमीशन, तो यू शुड ऑल्सो गेट द सैलरी एंड कमीशन। लेकिन अगर आपने बोला कि वॉलेंटरीली काम करना है बिजनेस में, जैसे पार्टनरशिप होता है ना, पार्टनरशिप में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं, बाकी सारे पार्टनर तो काम करते ही करते हैं। लेकिन एक आदमी है जो कि क्या करता है, अकाउंट संभालता है, मतलब और बाकी काम के अलावा उसका काम अकाउंट्स को मेंटेन करना भी है, उसे थोड़ा पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। एक व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग में बहुत फोकस करता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब ही ट्रेवल्स अ लॉट फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो भाई आपको उसको कमीशन या कोई सैलरी वैलरी देनी पड़ेगी, वरना कौन अपना टाइम खुटी करके जाएगा। इन दैट वे यू कैन ऑफर रेम्यूनरेशन सैलरी टू पार्टनर्स। ठीक है। राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स। फिर अगर राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स है, तो लॉसेस भी तुम्हें ही झेलने पड़ेंगे। क्या ऐसा होता है इंसान की जिंदगी में कि जब सुख आए तो तुम्हारे हिस्से के, दुख आए तो पड़ोसी के घर चले जाएं? हैं? दुख तुम्हारे घर आ रहे हैं, सुकृति के घर आ रहे हैं दुख, सुकृति कहती है
ट्रैफिक के सिग्नल के, तो उधर 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 जा, मलिक के घर चली जाओ, मेरे घर मत आओ, जज के घर चली जाओ, डोंट कम माई प्लेस। ऐसा नहीं होता। सुख और दुख दोनों ही झेलने हैं आपने। मैंने बताया था ना, पार्टनरशिप की डेफिनेशन डजंट टेल अबाउट द लॉसेस, इट हैज एन इम्प्लाइड मीनिंग। अगर आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो लॉसेस भी होने ही चाहिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एलिजिबल है अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, अगर नहीं मेंशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा, ये हम पिछली बार समझ चुके हैं। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर वही बात आ गई। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया है, उसको प्रिस्क्राइब्ड रेट से आप इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, प्रिस्क्राइब रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड। अगर वो प्रिस्क्राइब रेट नहीं मेंशन है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रेट्स चलेंगे। वो रेट क्या है? 6% पर एनम, ठीक है। अच्छा, अगर आपने किसी पार्टनर को लोन दे दिया, तब तब कुछ नहीं है, प्रिस्क्राइब रेट है, उससे ले लेंगे। प्रिस्क्राइब रेट नहीं है तो क्या करेंगे? नो, है ना। लोन लायबिलिटी वाले में अगर साइलेंट है पार्टनरशिप डीड, 6% ऑब्लिगेशन बनता है पर एनम के हिसाब से। लेकिन लोन एसेट्स वाले में नथिंग, रेट है तो दो, नहीं है तो मत दो। सेक्शन 13D इंपॉर्टेंट है ये। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, आइए जरा इसे समझते हैं। इंडेमनिफाइड का मतलब होता है कि कंपनसेटेड। आपने कुछ काम किया फॉर्म के लिए तो उसका आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए। मतलब आपने क्या किया कि आपका गोडाउन है, आपका ऑफिस इज देयर इन बिटवीन, इन द मिडल ऑफ द सिटी, एंड योर गोडाउन इज इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। गोडाउन में आपने देखा कि जब बारिश आती है तो थोड़ी सी पानी जो ना दीवारों से लगता हुआ दीवारों को गीला करता चला जाता है। तो आपने गोडाउन के जो बाहर वाला दीवार थी उस पर एक शेड लगा दिया आपने पार्टनर बोल के। और आपको जो शेड लगाने का पैसा तो वो मिलेगा, क्योंकि शेड लगाने का खर्चा पार्टनर का थोड़ा ही है, इट इज अ फर्म्स एक्सपेंस, यू विल गेट कंपनसेटेड फॉर दैट। ठीक है जी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। आपका गोडाउन बाहर है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल आउटसाइड ऑफ द स्कर्ट्स, आउटसाइड स्कर्ट्स में आपका गोदाम चल रहा है, वहां पर आपका गोडाउन है, ठीक है। और हमारे मैं बोलूं तो यश भाई साहब हैं, ये इनको पार्टियां बहुत पसंद हैं, ही इज अ पार्टी बी, पार्टी बी, बी वाला बी है ना, हनी वाला बी, वैसा वाला पार्टी बी है ये। तो रोज रात को, मतलब सुबह 4-4 बजे घर आता है पार्टी। तो सर्दियों का टाइम था, ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम हिज पार्टी डेस्टिनेशन, वहां से वापस आ रहा था अपना अच्छे से। तो जब ये वापस अच्छा, इसकी निगाहें बहुत शार्प है। जब ये आ रहा था तो आसपास से नज़ारे देखते हुए जा रहा था, ठीक है। हल्का हल्का सुरूर है, वो गाने गाते हुए जा रहा था, उनका जो दास के उस तरह से चल रहा था ये। लेकिन फिर भी अलर्ट रहता है। इसने देखा कि राइट हैंड साइड पे सड़क की दूसरी तरफ उसके गोडाउन में ना, इसने देखा हल्का सा ऐसे स्पार्क स्पार्क सा कुछ हुआ। उसने गाड़ी रोक के किनारे कर ली, मेरा कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया क्या? फिर रुका, फिर देखा तो स्पार्क बूम, धुआं निकलने लग गया। ओ भाई, गोडाउन में तो आग लग गई है। उसने गाड़ी रखी किनारे पे, बंद करी, रिमोट दबाया और दूसरी तरफ भागा। देखा तो गाड़ी आग धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर ये वापस आया, पानी की बोतल निकाली, पानी की बोतल की जगह कुछ और निकल गई, वो आग और भड़क गई। ओ माय गॉड, ये तो ट्रेजेडी हो गई। वो तो किसी और काम के लिए रखा हुआ था, इसने सोचा पानी है, वो डाल दिया। आप समझ रहे ना क्या डाला होगा? आग और भड़क गई, इसके हाथ में फूल गए। पार्टनर तो काट डालेंगे इसे सुबह सुबह। तूने आग बुझाई और तू उसमें क्या करके आया? पवित्र पदार्थ छिड़क गया उसमें। अब इसने देखा कि एक ट्रैक्टर वाला आ रहा था, है ना। ये भाई साहब ट्रैक्टर वाले गमछा डाले हुए आ रहे थे अपना, ट्रैक्टर चलाते, इसमें पानी का टैंकर लगा हुआ था, ठीक है, पानी का टैंकर लगा हुआ था ट्रैक्टर के पीछे। इसने बोला रुक रुक रुक। कह रहा भाई आग लग गई है। अरे कहाँ आग लगी है? कह रहे देख उधर लग गई है। अरे बढ़िया, ठंड का मौसम, चल हाथ सेक। मेरा पागल, हाथ नहीं सेकना, मेरा गोडाउन जल रहा है। तो कह रहा क्या करूँ, तेरा गोडाउन जल रहा है तो? कह रहा भाई आग बुझा दे, हाथ जुड़वा दो तेरे, आग बुझा दे। ये गमछा था, कहता आग कैसे बुझाते हैं? ये तो मैंने पानी 5,000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट, भाई किसी के और के खेत में पानी लगाने जाना मुझे तो। कह रहा यार तू 5,000 ले ले, 10,000 ले ले चल, लेकिन आग बुझा तू इसकी। गमछाधारी सोचता अब तो बेटा ये अंटे में आ गया। तेरा भाई 20,000 रुपये लूंगा। कहता कैसी बात कर रहा तू यार, इतनी सी आग बुझाने की 20,000? तेरा भाई तो 25,000 लगेंगे अब तो। कहता यार कुछ तो सोच ले। कह रहा सोच लिया, अब तो 30,000 लगेंगे। ये कह रहा भाई तो रेट बढ़ते जा रहे। कह रहा तो ले तू कर जल्दी से फटाफट से। देखा ना ट्रैक्टर ट्रॉली में पंप होता है, आपने देखा नोएडा अथॉरिटी वाले पानी छिड़क रहे थे ट्रैक्टर डाल के, इसे मैंने पंप मारी, धार मारी, सारी आग वाग बुझा दी। अब उसकी जान में जान आया, ठीक है, बॉटल वॉटल उसने फेंक दी वहां से। सो उस छोटी सी आग को बुझाने में 30,000 रुपीज का खर्चा आ गया। और देखा जाए तो क्या होता, 2 बाल्टी पानी में आग बुझ जानी थी, लेकिन भाई साहब तो यज्ञ में आहुति डाल के आ गए और अच्छी सी।
होता है ना हवन सामग्री, उसके ऊपर घी और डाल दिया, आग, और देखा ना हवन सामग्री घी भरता आग। ये तो ट्रेजिडी वाली बात हो गई। एनीवे समहाउ दैट चैप्टर इज क्लोज। और ये फिर अगले दिन ऑफिस जाता है थोड़ा सा अलर्ट बन के, तो मालूम है तुम लोगों को कल गोडाउन में आग लगी थी, वो तो शुक्र है कि मैं पहुंच गया। है ना? अंदर से सोच रहा होगा शुक्र है तुम नहीं पहुंचे, शुक्र है मैं पहुंच गया और मैंने आग बुझा दी। सब कहते हैं ब्रेवो, क्या बात है यार, तेरे जैसा बंदा होना चाहिए। तब तो तू तो रात को पार्टी करता, हम भी करेंगे रात को पार्टी, गोडाउन के आसपास ही करेंगे पार्टी, तूने तो करोड़ों का सामान बचा दिया। अच्छा, उन्होंने बोला कुछ खर्चा वर्चा आया था? कहता हाँ यार, 30,000 रुपये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले से आग बुझाई थी मैंने। अरे बावले, 5,000 का ट्रैक्टर आता, 30,000 कैसे? अरे यार, 30,000 लगे हो या ऐसे, ये तो गलत बात है। ना ना, हम तो तुझे 5,000 ही देंगे। बताइए, विल ही गेट 5,000 और ही शुड गेट 30,000? दैट इज माई क्वेश्चन। कितना मिलना चाहिए इसको, बताओ? व्हाट शुड ही गेट? कितने मिलने चाहिए? मिलने चाहिए ना 30,000, 5,000, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसने आग बढ़ाई थी। कितने? 5,000 ना? चलिए, कानून क्या कहता है देखिए, देखिए लॉ क्या कहता है। आइए शीट को पढ़ते हैं, देखिए शीट क्या कहती है। अच्छा, पहले मुझे बताइए, इज इट एन एक्ट ऑफ इमरजेंसी? एक्ट ऑफ इमरजेंसी था ये, है ना? आइए देखते हैं। All the partners of the firm have the right to be repaid by the firm in respect of the payment made and liabilities settled on behalf of the firm in the ordinary and proper conduct of the business of the firm. छेड़ लगा दिया था, जो पैसा मार्केट में बनता था इसने बिल दिए, वाउचर दिए और पेमेंट हो गई। नॉर्मल है। सेट 20,000 का लगा था, इसने 1 लाख मांगे, वो थोड़ी मिलेंगे। 20,000 था, 20,000 का ही मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इन एन इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम अ लॉस। ठीक है, अगर एक्ट ऑफ इमरजेंसी था तो उसमें फिर ये नॉर्मल कॉस्ट नहीं देखी जाएगी। इमरजेंसी की कॉस्ट में से जितना खर्चा उसने खर्च किया उतना, चाहे वो वाइबल था या वाइबल नहीं था, ही विल बी इंडेमनिफाइड और ही विल बी कॉम्पनसेटेड फॉर दैट। इज दैट ओके नाउ? ठीक है, तो हमारे वाले एग्जांपल में क्या था? इट इज इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या हुआ फिर? 30,000 खर्च हुआ जिसमें 5,000 लगना चाहिए था, ही विल बी कंपनसेटेड फॉर 30,000। वो तो मैंने मजाक मजाक में बोल दिया कि इसने कुछ और पदार्थ डाल दिया था, जनरली ऐसा नहीं होता है। इतना बेवकूफ़ी कोई नहीं होता है कि कुछ भी डाल दे, है ना? सूंघ के तो डालते हैं, ऐसा नहीं है। पता चल जाता है ना पानी की बोतल कैसी होती है, किसी और चीज की बोतल कैसी होती है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी एंड एक्ट ऑफ इमरजेंसी इज ओके विद एवरीबडी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब जरा देखो, एक और चीज समझिए। पीछे के 2, 4, 6 और एक 7 पार्टनर बैठे हुए हैं। इनमें से 5 पार्टनर, 4 पार्टनर कहते हैं कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर कतरीना कैफ होंगी। ठीक है जी। और बाकी के 3 कहते हैं ना ना ना, अनन्या पांडे इज द मोस्ट सुटेबल। यश कहते हैं अनन्या पांडे हमारी तो चॉइस वो होनी चाहिए। बताइए कौन चुनी जाएंगी? कतरीना चुनी जाएंगी। ये कहता है कि भाई यंग ब्लड को मौका दिया जाना चाहिए, हमारी एज ग्रुप वालों को मौका दिया जाना चाहिए। ये कतरीना बूढ़ी हो चुकी है, पढ़ाई हो गई है अब ऑल। तो बट क्या बिजनेस ऐसे सेंटिमेंट से चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो व्हाई दिस डिसीजन इज बीइंग टेकन अनएक्सपेक्टेड? क्यों डिसीजन लिया ऐसा? मेजोरिटी डिसीजन लिया, ठीक है जी। अच्छा, आपको, आपके पास XYZ, एक्स और वाई 2 सप्लायर हैं, ठीक है जी। और ये 7 लोगों ने एक सप्लायर फाइनल करना है, ठीक है। अ, 6 लोग कहते हैं कि सप्लायर एक्स के पास जाना चाहिए, ठीक है। और अर्ब कहता है नहीं, सप्लायर वाई के पास जाना चाहिए। वाई इनके ब्रदर इन लॉ हैं, ये चाहता है कि ठेका उन्हीं को मिले। तो क्या होगा? हाँ, कमीशन तो बात की बात है, पर क्या होगा बताइए, किसकी सुनी जाएगी? एक्स बनेगा सप्लायर या वाई बनेगा? एक्स बनेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं चलेंगे, ठीक है। करेक्ट। अच्छा, फिर से ये 7 के 7 पार्टनर है ना? और रुद्रा जो है वो कहता है कि भाई, अ, मेरा बेटा पार्टनरशिप फर्म में आने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये छोड़ दीजिए बेटा। ये कहता है कि भाई कोई पार्टनर क्यू जो है उसको पार्टनरशिप फर्म में बुला लीजिए। आउट ऑफ 7 पार्टनर्स, 7 के 7 पार्टनर कहते हैं कि हाँ,
ही इज द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन पार्टनरशिप फर्म। एक एक सुकृति कहती है नहीं, ये हमारी फर्म में नहीं आएगा। तो बाकी पूछते हैं भी क्या रीजन है, क्यों नहीं आएगा? मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है। तो क्या हम उसको पार्टनर नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं? अच्छा, शक्ल इसको, मतलब इसकी फिल्म एंड फैंसी में पार्टनरशिप फर्म चलेगी क्या? ना ना ना, ऐसा नहीं। कानून के हिसाब से बोलिए ना। मेजोरिटी का डिसीजन जो था, वो होने के बावजूद भी हम उसे क्या पार्टनर नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास एक प्रोविजन है विच गिव्स अ पार्टनर राइट रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ एनीबॉडी। तो राइट क्या है, जरा देखिए वो राइट, दिस इज द राइट। पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा, जब तक सब लोग एग्री नहीं करते हैं, तब तक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आ ही नहीं सकता है। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? इज इट क्लियर? मतलब बिना उसकी परमिशन के आप पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर नहीं ला सकते हैं। इसका ध्यान रखना है। ठीक है? चाहे 5-6:1 की मेजोरिटी हो, 7-7:3 की, 2 की, जो भी है, यहाँ यहाँ ये जो मेजोरिटी विंस वाला डिसीजन नहीं चलता। इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मेजोरिटी विंस, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट एज फार एज एडमिशन इज कंसर्न, एज फार एज रिटायरमेंट इज कंसर्न, इसमें नहीं चलेगा। अगर रिटायर होना होगा ना पार्टनर का, तो जब तक सारे पार्टनर नहीं, मान लिया जाए कि जैसे मान लीजिए कि ये मिस्टर गुलाटी हैं, ये 90 मतलब 117 साल के हो चुके हैं ये, फिर भी पार्टनरशिप के पार्टनर कहता है दद्दू तू जाएगा नहीं कहीं, यहीं रहोगे तुम जाओगे नहीं। कहता है बेटा मेरे मुंह में आंत नहीं है, मेरे पेट में, मुंह में दांत और पेट में आंत नहीं है, छोड़ दो मुझे। ना दद्दू ना, तू नहीं जाएगा। तुम्हें देख के तो लोग ग्राहक आते हैं हमारे बिजनेस में, नहीं जाएगा। कहता बेटा मैं तो 6 महीने वेंटिलेटर पे रहता हूँ। ना दद्दू ना, तू नहीं जाएगा। मतलब दे आर सो मीन कि 117 साल पुराने बंदे को कहते ना दद्दू तुम यही रहोगे। ऑफ कोर्स इट हैपेंस। जब तक सारे पार्टनर नहीं चाहेंगे, तब तक वो रिटायर भी नहीं हो सकते हैं। तो भाई ये कैसे रिटायर होगा फिर एक कानून की शरण में जाएगा। देखो मेरी दुर्गति हो रही है, लेकिन मुझे ये छोड़ नहीं रहे हैं। तो कोर्ट देखेगा कि भाई हाँ वाकई इसकी फिजिकल कंडीशन या मेंटल कंडीशन ऐसी है, देन कोर्ट की विल गेन ऑर्डर कि भाई इसे रिलीज करो। और ऐसा करते क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। ये सब हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, चैप्टर नंबर 7 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कब कब कोर्ट के इंटरवेंशन से आपके पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है, पार्टनरशिप आपका कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व होगा। तो ठीक है, तो पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर। ये हमने पॉइंट बोला ना, पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। लेकिन अगर पार्टनरशिप एट विल है, होती है ना बचपन में पार्टनरशिप के टाइप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, टाइम पीरियड वाली पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल। अगर विल वाली पार्टनरशिप है, तो जब मन में आएगा, विल का मतलब है माई फ्री चॉइस, तो जब इनके मन में आएगा एक नोटिस लिखेंगे कि भाई मैं कल से नहीं आ रहा। या पार्टनरशिप डीड में बोला होगा ना, 1 महीने का नोटिस, 2 महीने का नोटिस, 3 महीने का नोटिस, ही विल सर्व द नोटिस एंड आई विल नॉट कम। तभी फ्री हो सकता है ना? ऐसा करके। तो अच्छा, राइट ऑफ नॉट टू बी एक्सपेल्ड। अब कई बार क्या होता है ना, कई लोगों को लगता है कि कोई पार्टनर ना बिजनेस के लिए बोझ बन चुका है, वो कहते हैं दफा करो यार इसे यहाँ से, निकालो इसे यहाँ से। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। आप नहीं निकाल सकते किसी को। पिछले बैच में, दूसरे मंडे वेडनेसडे वाले बैच में, देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट कि भाई मान लो एक पार्टनर है, उसका कैरेक्टर भी खराब है, वो बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम करता है, बिजनेस के टाइम पे कस्टमर के साथ मारपीट करता है, कर्मचारियों के ऊपर कुछ भी आर्ग्यूमेंट एलिगेशन लगाता है, मतलब कुल मिला के ही इज स्पॉइलिंग द बिजनेस। तो क्या हम उसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते उसको। तो वो जाएगा नहीं, पर आप निकाल नहीं सकते उसको। फिर क्या करेंगे आप? यू विल गो टू कोर्ट ऑफ लॉ। फिर प्रूव करेंगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उसके इंसिडेंट्स, एफआईआर सब दिखाएंगे कि भाई ही इज अ हार्मफुल एलिमेंट टू द फर्म, प्लीज इसे निकालिए। तो कोर्ट फिर ऑर्डर देगा, निकालो भाई इसे। ठीक है जी। और निकालने के बाद क्या होगा, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। देन यू शुड हैव अ न्यू एग्रीमेंट। ऐसा करके चलते हैं, ठीक है। आगे, राइट ऑफ आउट गोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन द कंपीटिंग बिजनेस। भाई जब तक आप बिजनेस के पार्टनर हैं, तब तक आप आपके फर्म के बिजनेस जैसा सिमिलर बिजनेस नहीं चला सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप। आपका बिजनेस है गारमेंट का, और आपका बेटा आपसे 4 दुकान दूर करके वो भी गारमेंट की दुकान चलाए दे रहा है, किसी की बेटी, नहीं ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पार्टनरशिप फर्म के सिमिलर बिजनेस को आप नहीं चला सकते हैं। ठीक है? उससे अलग बिजनेस चला सकते हैं,
जैसे मान लो गारमेंट का बिजनेस है और आपके स्पाउस ने, आपके बेटा बेटी, आपकी वाइफ ने स्टील के बर्तनों का बिजनेस शुरू कर दिया, तो कर ले भाई, स्टील के बिजनेस से हमारा क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यू कैन डू दैट। लेकिन अगर पार्टनर रिटायर हो गया, चला गया आपकी फर्म को छोड़ के, तो तब तो आप उसके काम धंधे पर रोक नहीं लगा सकते ना, अपनी लाइवलीहुड के लिए तो काम करेगा ही। और उसको तो कपड़ों का बिजनेस आता है, तो अगर आपकी दुकान के सामने वाली दुकान में बिजनेस खोल लेते तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। हाँ जी बेटा, मैं आपको एक चीज बताऊं, आई जस्ट टेल यू वन मोर थिंग। एक मैं एग्जांपल देता हूँ। ये ना अभी आपने पढ़ा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है साफ साफ, एनी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिज एंड इन रेस्ट्रेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज नल एंड वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, तुम, आज की कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ में एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम और तुम्हारी सहेली थी, जीने मरने की कस्में खाई तुम लोगों ने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। बाद में तुम्हें लगा कि थॉट नहीं मिलते हैं, तो तुमने एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दिया, कि तूने बोला देख, कहीं मर्जी शादी कर ले, और उससे मत करियो, चोट लगेगी मेरे दिल पे। ठीक है, किसी नहीं शादी करेगी तू, बाकी कहीं भी शादी कर ले तू। होते ना कई दोस्त, यार अब हमारे, मेरे साथ नहीं बना तो मेरे दोस्त के साथ मत जाना बिल्कुल भी, वैसा वर्षा। अच्छा, उसने भी बोला ठीक है भाई, तू शादी कर ले कहीं भी, लेकिन तू उससे शादी नहीं करेगी, करेगा तू, डन। दोनों ने एग्रीमेंट साइन करके दे दिया। ठीक है, ये एग्रीमेंट क्या है, नल एंड वॉइड कहलाएगा, बिल्कुल बेकार है एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये एग्रीमेंट माना ही नहीं जाएगा, इट इज, मतलब जन्म से बेकार है। मतलब कभी आप किसी को शादी करने के लिए मना नहीं कर सकते हो। किसी को कोई काम धंधा, जैसे मान लो क्या होता, पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे दर्जी लोग होते थे, टेलर होते थे, उनके शागिर्द होते थे, काम सीखते थे। अब दर्जी ने काम कराया और शागिर्द बड़ा बढ़िया काम करता है ना, तो उसने अपने चेले के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, भाई तुम मेरे मोहल्ले में ना दर्जी की दुकान नहीं खोलेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। एंड इट वाज अ केस स्टडी, केस है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं जब केस है, वो वाला केस। तो कॉन्ट्रैक्ट इन एब्सेंट ऑफ मैरिज एंड एनी बिजनेस एक्टिविटी इज वॉइड। तो ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये वाला, तुम करवा लो साइन, दैट्स फाइन, लेकिन वॉइड कहलाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ठीक है, जब तक सामने वाला विलिंगली ना चाहे तो। बोलो, मतलब, अरे कोई भी पार्टनर नहीं खोल सकता भाई, एक्टिव का क्या मतलब है, पार्टनरशिप का मतलब क्या रहा, सबने अपना अपना बिजनेस खोले तो फिर पार्टनरशिप तो चलेगी नहीं। ठीक है जी, तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसका जवाब छोड़ा, क्योंकि पढ़ा नहीं है आपने, इसलिए आपसे टेस्ट भी नहीं किया जाएगा वो चीज। इज दैट क्लियर? तो रिटायरमेंट के बाद कोई रोक नहीं लगी, वो जैसा मर्जी खोल ले, चाहे आपके सामने एक तंबू गाड़ के नई दुकान खोल ले, वो नहीं रोक सकते आप उसको, है ना। तो देखिए, एडमिशन और रिटायरमेंट तो प्लान होता है, डेथ प्लान नहीं होती है। डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या हो जाएगा, है ना, ये थोड़ी बोलोगे भाई 15 दिन बाद मरियो, अभी मत मर, या 31 मार्च को मरना है, ऐसा थोड़ी होगा, वहां ऐसा नहीं होता है। तो डेथ प्लान नहीं होती है, रिटायरमेंट प्लान हो सकता है, एडमिशन भी प्लान हो सकता है, विद द कंसेंट ऑफ एवरीबॉडी, दैट कैन बी डन। थोड़ा आगे चलते हैं, जरा एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब जरा समझिए कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टनर्स, फॉर्म में डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनर ने डिसाइड नहीं कर रखा है, तो किसी पार्टनर की डेथ में क्या हो जाता है, वो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा, और आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, फिर आपको एक नई पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं है कि, इट इज नॉट नेसेसरी कि, ये जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस भी बंद हो जाए। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भाई, अगर किसी पार्टनर के मरने पर हमें बिजनेस भी और पार्टनरशिप भी, देखो, बिजनेस बंद होना अलग चीज है, पार्टनरशिप बंद होना अलग चीज है। जैसे समझो, अगर मैं बोलूं कि आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल दी, दिस इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन कर लिया, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिटायरमेंट हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन। डेथ में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन। दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप फॉर्म मिल जाए तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है जी, करेक्ट। इसमें पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बदलता है, बिजनेस नहीं बंद होता। लेकिन अगर डेथ है, और आपके आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट भी खत्म करेंगे और बिजनेस भी बंद कर देंगे, ऐसा होगा, तब होगा। अदरवाइज डेथ से सिर्फ पार्टनरशिप बंद होती है, बिजनेस नहीं बंद होता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने कहा ना आपको कि हम डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा।
लीजिए थोड़ा सा कंटेंट में आगे चलें। अब आगे मैं अगर लेके चलूं आपको, तो आगे क्या दिख रहा है आपके पास? राइट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। सभी पार्टनर की कंसेंट के साथ, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, हम क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और पार्टनरशिप एट विल में बाय सिंपली गिविंग अ नोटिस आप क्या कर सकते हैं? उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप विल का मतलब था जब हमारी मर्जी होगी तब हम क्या करेंगे? उसको बंद कर सकते हैं, बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना अलग चीज है, फर्म को डिसॉल्व करना अलग चीज है। पार्टनरशिप डिसॉल्व करने का मतलब है कि एग्रीमेंट बस खत्म हो गया, उसको आप रिन्यू कर सकते हैं। फर्म डिसॉल्व करने का मतलब है बिजनेस बंद, काम खत्म, सबका पैसा वापस कर दिया जाएगा। ऐसा करके क्वेश्चन के अंदर होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अ, अब जरा देखिए कि पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या है। भाई अभी तो आपने पार्टनर के हक की बात करी, उसके अधिकारों की बात करी है ना। तो अब हम देखें कि उसके उसके उसकी लायबिलिटीज क्या क्या होती है। व्हाट ऑल लायबिलिटीज आर देयर फॉर द पार्टनर्स। ठीक है। कोई बताएगा क्या क्या लायबिलिटीज होनी चाहिए? कोई आइडिया किसी को? नहीं होगा क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। देखिए आपके कंटेंट में देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म। फर्म का बिजनेस चल रहा है, पार्टनर फर्म के जैसे बिजनेस करता है, उससे प्रॉफिट कमा लेता है, तो वो प्रॉफिट किसको मिलेगा? फर्म को मिलेगा। लेकिन उस बिजनेस को चलाते हुए अगर कोई लॉस हो गया, जैसे लिखा ना, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद अ फर्म देन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स, और प्रॉफिट अर्न कर लेता है, तो प्रॉफिट किसको मिलेगा भाई? फर्म को मिलेगा। ठीक है। और अगर कोई लॉस होगा तो कौन झेलेगा? वही झेलेगा। ठीक है। आइए ऐसा कैसे होता है, जरा मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ आपको। ठीक है। पार्टनर की कंसेंट है तो फिर लॉस आप झेलेंगे। आई टेक एन एग्जांपल। ठीक है। आप में से किसको घूमना फिरना उड़ना पसंद है? शाबाश, बढ़िया। ठीक है। उड़ना मतलब कि छत से कभी भी कूद जाते हो? उड़ना कैसे कैसे उड़ना? वही तो कह रहा हूँ, फ्लाइंग कैसे? पंख लगाए? अच्छा अच्छा, एरोप्लेन में। ठीक है। Nice. मुझे लगा कि ऐसी, चलो भाई छत पे चले। यश अक्सर करता है बचपन में, छत पे चले जाता था मॉल की, कहता मम्मा मैं उड़ रहा हूँ। माँ कहती बेटा नीचे आ जा, तो अकेला ही है मेरा, ऐसे मत उड़। पता चला उड़ने के चक्कर में ऊपर ही उड़ गया। ऐसा नहीं। ठीक है। यही देखें कैसे। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे डॉक्टर सिसोदिया हैं, इनका मन क्या करा, इन्होंने डिसाइड करा कि भाई इस बार हम क्या करेंगे ना, शिमला चलेंगे, गर्मियाँ आनी है, उससे पहले प्री समर हम शिमला की तरफ चलते हैं। ठीक है। और इनका ये जब जाती हैं तो बहुत शानदार लग्जरी गाड़ी में जाती हैं। इन्होंने क्या करा, तुम भी जाना चाहते हो साथ में? तो ठीक है, हाथ बड़ा खड़ा करा। इन्होंने क्या करा, एक बहुत बढ़िया सी महंगी सी मर्सिडीज जिसकी कीमत करीब करीब 2.25 करोड़ थी, वो किराए पे ली और चल दी। दो तरीके होते हैं, जो टूर एंड ट्रेवल वाला कहता है, पहला मैडम विद शॉफर, ये विदाउट शॉफर। मैंने स्कूल में बोला, पता क्या बोले? सर विद शौहर। कह रहा ये कौन सा टूर ट्रेवल वाला, और गाड़ी के साथ शौहर भी दे रहा है? शौहर का मतलब समझते हो? हाँ, उर्दू में शौहर का मतलब होता है हस्बैंड। मैंने बोला भाइयों शौफर बोला, मैंने शौहर नहीं बोला। ठीक है। शौफर मतलब हुआ ड्राइवर। ठीक है जी। तो पहला एग्जाम्पल, शी हैज नॉट ऑप्टेड शौफर, और वो बिना ड्राइवर के साथ चल दी। ठीक है। और मधुर मधुर गाने, बहती हवा सी थी, अचानक आंख लग गई। जब आंख खुली तो 800 मीटर नीचे गहरे खाई में थी। वो तो गाड़ी जो थी ना, वो क्या थी, बड़ा एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स के साथ थी, तो कुछ खरोच वरोच नहीं आई, किसी तरह से लात वात मार के सीधा तोड़ ताड़ के बाहर निकली। हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझिए। गाड़ी अगर इंश्योर्ड ना होती, वैसे तो गाड़ी इंश्योर्ड होती ना, बिना इंश्योरेंस के सड़क पे आ ही नहीं सकती। गाड़ी अगर इंश्योर्ड ना होती तो गाड़ी का नुकसान कौन भरता? ये भरती है टूर ट्रेवल वाला भरता। ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टूर ट्रेवल वाली की है, लेकिन अभी गाड़ी किसके पोजीशन में है? मैडम की पोजीशन में है। आंख किसकी लगी थी? मैडम की लगी थी। गाड़ी का डब्बा किसने बनाया? मैडम ने बनाया। तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेशन? शी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनसेशन। ठीक है जी। एग्जाम्पल दूसरा, गाड़ी कौन चला रहे हैं? शॉफर भाई साहब चला रहे हैं।
और ये बिंदास है। ये क्या करती है, रास्ते में कुछ ले लिया, "ब्रो खाओगे?" ऐसे करके, ठीक है? गाना बदलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है? कभी इसके मन में आया, तो गाड़ी चलाते उसके उसके ऐसे टिकलिंग-टिकलिंग गुरदीद मचा दी उसकी। मैडम क्या कर रही हो? ये गाड़ी चलाने दो मुझे। बोला, "भाई मज़े लिए हुए चलते हैं, सफ़र का।" ऐसा थोड़ी करता है कोई, ड्राइविंग करने वाले ऐसे चल पड़ा बंदा, सिर लगे उसका नीचे। उसने कहा, "मैम प्लीज़ मत करो।" ठीक है? अच्छा फिर क्या होता है, वन ऑफ माय स्टूडेंट शी वाज़ एन हेड गर्ल इन माय स्कूल। तो हम लोग जब यूएस गए थे, तो एक बार क्या हुआ कि सबने पकड़ के ना उसकी गुदगुदी मचा दी थी। उसके बाद से मैं सिर्फ यूँ करता था ऐसे करके, वो हँसना शुरू कर देती थी। इसने पूरे रास्ते में इतनी गुदगुदी मचाई शॉफ़र की, वो बेचारा ये पीछे शीशे से व्यू मिरर से करती थी ऐसे, वो हँसने लग जाता था। ठीक है? और ऐसे ही हँसते-हँसते पलों में गाड़ी फिर से गड्ढे में चली गई। एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब की बात अगर ये लिटरली ऐसे कर दे और फिर वो हिल जाए तो समझ में आता है कि भई इसका कसूर था। ये तो पीछे से ऐसे कर रही थी, विकेट में स्टांस है। अरे भाई तो गड़बड़ करेगी। उसने गलती से ज़्यादा हैंडल घुमा दिया, स्टीयरिंग एंड गाड़ी खड्डे में। ठीक है जी। अब कंपनसेशन कौन? टूर ट्रैवल वाले का है ना, क्योंकि अब की बार गाड़ी भी उसकी थी, ड्राइवर भी उसका था, खुराफातें इनकी थी। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जनरली ऐसा थोड़ी करते हैं हम यार, कैब ड्राइवर को बुला लिया और ऐसे कर रहे होते हैं उसके। ये तो मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, ऐसे थोड़ी कर रहे होते हैं। पता चला वो जो वो टू व्हीलर वाला आता है ना, वो छोटा हेलमेट लेके, वहाँ करो तो पता नहीं क्या हो जाए। यू कांट डू दैट, ऐसा नहीं करते हैं। तो आप देख रहे हैं, तीसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। इन्होंने क्या किया कि गाड़ी ली अपना और शिमला के मॉल रोड पे खड़ी होगी अपना, और वो शॉफर भी खड़ा है, उसको बोला, "जा बेटू सामान-वामान लेके आ खाने-पीने का।" वो उसने बोला कि आस-पास लोकल जो भी होता है, स्ट्रीट फूड उसे लेके चला गया लेने के लिए। अब तक उन्हें मिल गए, भाई साहब गुलाटी जी मिल गए। बोला, "भाई क्या गाड़ी है तेरी यार तो।" और इसने पूछा था, शी इज़ वेरी क्यूरियस काइंड ऑफ पर्सन। इसने पूछा टूर ट्रैवल वाले से, "भाई वो गाड़ी कितने की?" मैंने कहा, "सवा 2 करोड़ की।" "अब क्या कीमत होगी?" तो मैडम डेप्रिसिएशन-वेप्रिसिएशन होके पौने 2 करोड़ की, 1 करोड़ 75 लाख कीमत होगी इसकी। अच्छा अगर अगर इतनी कीमत मिले तो तुम बेच दो? कहता, "हाँ, क्यों नहीं बेचेंगे? हम तो बेच देंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम नहीं खरीद लेंगे।" अच्छा जी, ठीक है। तो गुलाटी साहब मिल गए, कहते हैं कि गाड़ी बड़ी बढ़िया है यार। तो हाँ, बढ़िया है। तो ही सेज़, खरीदना चाहता हूँ। अबे हैं तेरे पास इतने? पैसा बहुत है अपने पास, पैसे की चिंता मत कर तू, बता कितने के? किसी ने कहा, "अच्छा, बहुत पैसे?" कहा, 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़। पता है एक बार क्या हुआ? साउथ का एक प्रोड्यूसर आया और अक्षय कुमार से बोला कि भई मेरी मूवी में काम करो। अक्षय कुमार ने कहा, "यार क्या उसने बोला, अक्षय कुमार उस समय ना मेरे ख्याल से सवा करोड़ 2 करोड़ रुपए के करीब लिया करते थे एक मूवी के। उसने बोला, उसने टालने के लिए बोला कि ठीक है 10 करोड़। कहा था डन, 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 चेक निकाल के बोला, "करे डन, 10 करोड़।" फिर वो साउथ की एक मूवी में अक्षय कुमार को काम करना पड़ा था, 10 करोड़ दे गया। 2 करोड़ मतलब 5 गुना ज़्यादा में साइन कर गया। ऐसी कहानी यहाँ हो गई। इसने 3 करोड़ पहलाने के लिए बोले, उसने कहा, "ले, अभी ले तू, चिंता ना कर।" कह रहा, "बोल कैश चाहिए, चेक चाहिए, कैसे करूँ बता?" उसने कहा, "ठीक है यार, तू दे दे, तू जैसे देना।" एंड उसने गाड़ी उसे बेच दी। जब ये वापस आती है, तो क्या करती है, 2 बैग पैसा भर के लाती है। 1 बैग देती है टूर ट्रैवल वाले को, "ले भाई, ब्रो तेरी गाड़ी बेच दी मैंने 2 करोड़ में।" ठीक है? और बाकी का 1 करोड़ रखा अपना, चल पड़ी। अब मुझे बताइए, लॉजिकली, लीगली क्या ये गाड़ी बेच सकती है? हैं? किसी का बच्चा भी टहलाने के लिए ले गए, हैं? ऐसा थोड़ी कर सकते हैं हम किसी का। हाँ, किसी का खिलौना लिया, हाँ, बेच दिया, है ना? टूर ट्रैवल उबर वाले को बोला, "भाई तू निकल, अब तेरी गाड़ी हमारी होगी", बेच दिया उसको। ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है? आइडियली पूरा का पूरा 3 करोड़ किसको मिलना चाहिए? हाँ, अगर ये फ़ोन करके बोलती है टूर ट्रैवल वाले को, "सुन भाई बढ़िया ग्राहक मिल रहे हैं, एक ना अ, मिडल ईस्ट से अरबी भाई आए हैं, 3 करोड़ में गाड़ी खरीद रहे हैं तुम्हारी, बेच दें?" कह रहे, "हाँ, बेच दो।" "मेरा कितना होगा?" "जो आप चाहो, 50 लाख लूँगी।" कह रहे, "हाँ, ले लो।" इसने कैलकुलेशन करके लगाया। तब तो इसको मिलेगा पैसा वाला, है ना? या बोला 2 करोड़ में बिक्री बेच दें? उसने कहा, "हाँ, बेच दो 2 करोड़ में।" तो फिर वो 2 करोड़ उसको दिए और 1 करोड़ उसने अपने लिए रख लिया। दैट हैज़ हैपेंड विद द कंसेंट। तब तो बात, अबे तुम वकालत बहुत करते हो यार तुम। हम तो हम तो हवा-हवाई एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं। देखो, वैसे तो आइडियली हो ही नहीं सकता। किसी की गाड़ी तुम ऐसे थोड़ी बेच सकते हो, नहीं बेच सकते हो। पर गाड़ी की जगह कोई और चीज़ होती, कोई छोटी-मोटी चीज़ होती, कुछ भी होती, या मान लिया जाए जैसे छोटे-छोटे बच्चे क्या करते हैं,
फैंसी फैंसी इरेजर आती है, खरीद के ले आते हैं। 2 रुपए की इरेजर थी, क्लास में किसी ने पूछा कितने की है, 10 रुपए की है। ले 10 रुपए, उसको बेच देते हैं, 8 रुपए के प्रॉफिट में बेच देते हैं। ठीक है। एक दिन मेरी बेटी बड़ी खुश होकर आती है, कहते मैंने ना 50 रुपया कमाया। मैंने, कैसे कमाया तूने? वो घर के सामने वाले स्टेशनरी शॉप से 5 इरेजर लेके गई थी 10 रुपए में। ठीक है, 30 रुपए में बेच के आई। फिर सबको पसंद आ गई थी, सबने खरीद ली। तो मैंने कहा 2 रुपए की इरेजर तूने कितने बेची? कर 10-10 रुपए में बेच दी मैंने तो। फिर अगले दिन और डिमांड है, तो मैंने वही इरेजर 20-20 में बेची। मैंने कहा तू भाई बाप तेरा मास्टर, तू क्या क्या काम करे जा रही है? कह रहे नहीं पापा, ऐसे तो बिजनेस चलता है। मैं, किसने सिखाया तुझे ये सब? वो कह रहा तो सीक्रेट है, व्हाई शुड आई टेल इट टू यू? एनीवे, चलो। तो देखिए भाई, दैट डजंट होल्ड ट्रू इन दोज एसेट्स वेयर लीगल ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड। तो मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऐसे ही ले लिया था, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि पार्टनरशिप में क्या होता है। अभी जरा देखिए, अब हम कंटेंट को देखते हैं, जो हमारा कंटेंट क्या कहता है। जस्ट लुक एट द कंटेंट नाउ। हमने बोला कि इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म, तो उस, और जो विदाउट द कंसेंट, तो उससे प्रॉफिट कमाएगा वो पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा। लेकिन अगर विद कंसेंट कमाएगा तो थोड़ी देना पड़ेगा। तब तो जो एग्रीड रेट था उसी के हिसाब से काम चलेगा, है ना? ऐसा हमने बोला। अच्छा, हमने फिर बोला कि लॉसेस अगर हो गए विदाउट कंसेंट, अगर आप बिजनेस से पैसा लेके गए और उसको कहीं लगा दिया और फिर नुकसान हो गया, तो लॉसेस तो भाई फिर क्या, लॉसेस तो आप ही को झेलने पड़ेंगे ना। आपके सामने था। अगर आपने कंसेंट से लिया तो लॉस किसका था? वो टूर ट्रेवल वाले का ही था। विदाउट कंसेंट करा तो लॉस तो फिर आप ही को झेलना पड़ेगा भाई। ठीक है। सेम हैपेंस इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म की मर्जी से अगर आप पैसा लेके चले गए और बिजनेस में लगा दिया और प्रॉफिट कमाया, तो वो आप ही का ही है, क्योंकि आपने बोला था भाई प्रॉफिट होगा, तुमने कहा थोड़ा हमें दे देना, बाकी तू रख ले भाई। ये उन्होंने बोला कमा ले यार, तुझे जितना कमाना है, हम नहीं लेते कुछ भी। तो दैट वाज विद द कंसेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर विदाउट कंसेंट था, तो प्रॉफिट आपको फर्म को वापस करना पड़ेगा। जैसे कि गाड़ी वाले का गाड़ी का एग्जाम्पल बेचा, तो प्रॉफिट भी किसका? वो गाड़ी वाले के तो है। ऐसा करके चले। अच्छा, अगर मान लो फर्म की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके आपने क्या कर दिया, कोई प्रॉफिट कमा लिया, तो उस सारा का सारा प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? आपको फर्म को देना पड़ेगा। लेकिन फर्म की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके अगर आपने कोई लॉस झेला, तो भाई लॉस तो फिर आप ही को झेलना पड़ेगा, उसमें कोई शेयर नहीं करने वाला। इज इट ओके? तो यही पॉइंट मुझे आपके साथ क्या था, डिस्कस करना था, दैट वी हैव इंक्लूडेड इन द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। अब जरा एक बार अपनी बुक खोलिए फटाफट से, अपनी किताबें निकाल लीजिए। अच्छा, तुमने नहीं ली अभी? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। ऑल ऑफ द बुक्स विद यू? ओके, ले लो ना। नहीं मिल रही क्या? किसी के आसपास वाले बुक स्टॉक में अवेलेबल है? ठीक है। ये फिर पुरानी, अगर नई किताब ले लो। घर पे क्या डबल हो रही है वो? हाँ, 3 दिन रखेंगे फिर 4 हो जाएंगी वो। पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 1.93। पेज नंबर 1.93 पे आ जाना। चलो मैं वैसे बता देता हूँ, पेज नंबर 1.93। पुरानी किताब में पता नहीं कहाँ होगा। एक क्वेश्चन है आपके सामने, कि मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, सबको समझ में आएगा। पेज नंबर 1.93 में क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिलेटिंग टू सैलरीज ऑफ अ पार्टनर। क्या होगा? नहीं मिली जाएगी। नहीं होगी ना? पढ़ा था एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। फिर हमने बोला क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं दिया जाएगा। फिर हमने बोला इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6% पर एनम दिया जाएगा। फिर हमने बोला डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वल होगा। हमने बोला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स नहीं। और हमने बोला इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स, या तो अग्रीड है, नहीं है तो कुछ नहीं। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। महेश, रमेश एंड सुरेश पार्टनर्स थे, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं थी। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दे फेस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। Mahesh wants that interest on capital should be allowed to the partners. रमेश और सुरेश कहते हैं नहीं। कौन ठीक है? रमेश और सुरेश ठीक है, क्योंकि डीड तो है ही नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। नंबर नेक्स्ट, रमेश वांट्स दैट पार्टनरशिप पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, बट महेश और सुरेश एग्री नहीं करते हैं, और डीड नहीं थी। नो सैलरी बेटा, नो सैलरी। आगे बढ़ते हैं। महेश एंड रमेश वांट्स दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, बट सुरेश डजंट एग्री। किसी को लोन दिया, एक पार्टनर कहता है भाई हमें इंटरेस्ट दे तू, दूसरा कहता है नहीं। अरे जब रेट ही मेंशन नहीं है और डीडी नहीं है, तो नो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स, ये वो क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं। महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल, दोनों ने ज्यादा कैपिटल, और डिजायर्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ऐसा होगा? नहीं होगा, इक्वल बांटा जाएगा, चाहे तूने कितना भी पैसा क्यों नहीं लगाया। आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। P used 50,000 belonging to the firm and earned profit of 50,000, 5,000 रुपए का। Q और R कहते हैं कि प्रॉफिट फर्म को दो। हाँ? Q used 50,000 belonging to the firm और 50,000, 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। कंसेंट विसेंट के बारे में, और ऊपर क्या लिखा हुआ है देखो, और कंसेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है हमें। तो कंसेंट, अगर कंसेंट हो या ना हो, और कंसेंट नहीं है तो क्या करने के, तो पूरा का पूरा पैसा इन पार्टनर को मिलेगा, फर्म को मिलेगा। क्यू यूज 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर्ड लॉस ऑफ 1,000, वो चाहता है कि अब ये लॉस भी तुम बेयर करो, जब तुम प्रॉफिट लेगे तो लॉस भी तुम बेयर करो। तो भाई हम क्यों बेयर करेंगे, कानून तो क्या कहता है, प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा, लॉस होगा तो हम नहीं, लॉस तो तुम ही झेलोगे। दिस इज देयर, ये हमने एग्जांपल बताए थे गाड़ी वाड़ी वाले एग्जांपल के साथ। पी एन क्यू वांट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर इज नॉट एग्री। पी और क्यू मानते हैं कि आर से खरीदेंगे, लेकिन एक कहता है नहीं खरीदेंगे, तो नहीं खरीदेंगे। अरे मेजोरिटी विंस है भाई। अभी कितने सारे एग्जाम्पल, अरे सिर्फ एडमिशन में नहीं चलती, बाकी सब जगह मेजोरिटी चलती है। क्या डेमोक्रेटिक सेटअप है, बचपन में पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में आप लोगों ने। सिर्फ एडमिशन और रिटायरमेंट में मेजोरिटी नहीं चलेगी, बाकी हर जगह में मेजोरिटी चलेगी। वही तो एग्जांपल दिए थे आपके सामने, कि भाई आप ब्रांड एम्बेसडर कतरीना की जगह अनन्या पांडे को बना दिया, ठीक है, अपने अपने किसी से क्या कहते हैं सप्लायर उसको कर दिया, तो वहां तो मेजोरिटी चल रहा था ना। किचन में नहीं चलता बस मेजोरिटी। ठीक है, क्लियर है? डे डाउट कैसे आ गया तुम्हारे, ये डाउट कहाँ से आ गया? हमने तो बहुत क्लियरली बोला था कि मेजोरिटी का फैसला चलेगा एक्सेप्ट इनवर्ट केस, मिशन रिटायरमेंट। आगे चलते हैं। क्यू एन आर वांट्स टू एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर, लेकिन पी एग्री नहीं करता, तो नहीं चलेगा। ठीक है, आर हैड गिवन अ लोन 2,000 टू द फर्म, और कहता है भाई मुझे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दो। ठीक है, पी एंड क्यू डोंट वांट टू पे द इंटरेस्ट। अगर कोई एग्रीड रेट है तो उससे, एग्रीड रेट नहीं है तो भाई 6%, 10% नहीं, या तो पहले तुम फैसला कर देता कि 12%, 10% जो लेना है ना। ये क्या थे आपका। अच्छा, और चलें आगे थोड़ा सा। नंबर 4 में वरुण तरुण शिवम पार्टनर्स थे in a firm they don't have partnership deed. Varun introduced further capital 5 lakh on October 1st, 2023. Shivam taken a loan of rupees 50,000 from the firm on 1st October 2023. डिस्प्यूट अराइज हो गया उनके बीच में। ठीक है, वरुण चाहता है इंटरेस्ट ऑन 10%, वो जो एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई उसमें मिलेगा, डीड है ही नहीं। भाई ना तो कैपिटल पे ना एडिशनल कैपिटल, किसी में नहीं मिलना है कुछ भी। नो, नथिंग इज गोइंग टू बी अलाउड हिम एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वरुण चाहता है कि उसका बेटा सन, उसका सन दीप जो है, दैट इज टू बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ हिम, लेकिन वरुण एंड शिवम एग्री नहीं करते हैं, तब नहीं होगा। बोले ना एडमिशन में तो सबकी कंसेंट चाहिए। फिर आगे चले, वरुण एंड तरुण आर ऑफ अ व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लेंडिंग रेट 12% पर एनम। शिवम ने फर्म से लोन ले लिया ना लोन, ठीक है, और वो चाहते हैं कि भाई जो मार्केट रेट इंटरेस्ट चल रहा है ना 12% बैंक वाला, उसके हिसाब से इसे इंटरेस्ट लिया जाए। पार्टनरशिप थी नहीं, नहीं थी तो नहीं लिया जाएगा, या तो तुम देते समय पहले ही फैसला कर लेते। वरुण हैज विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। वरुण और शिवम चाहते हैं उससे इंटरेस्ट 10% चार्ज किया जाए, ड्राइंग्स करिए उसने तो, नहीं नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगेगा। ठीक है जी, गॉट इट। अच्छा, तो पांचवें वाले को खुद देखना आप, ये वाले एग्जाम्पल को आप खुद देखना। तो यहाँ पर मैं इसको मैं, जो 1 से लेकर 5 तक एग्जाम्पल्स थे ना, तो जो आपके पास जो प्रोग्रेस शीट है उसमें आप टिक कर सकते हैं। और जैसे आपका एक क्वेश्चन में डाउट आया था ना, समझा बेटा, उस पर तो क्वेश्चन मार्क लगा के उस पर इंपॉर्टेंट लिख देना, क्योंकि जो एक बार गड़बड़ होती है वो गड़बड़ दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो नहीं नहीं, ये पेज नंबर दे रखा है बेटा, 1.91, 1.93, 1.93 दिख रहा है ना। हाँ ये वाला, ये लीजिए, बुक पकड़ो, प्रोग्रेस शीट दी गई है ना आपको। तो फिर आप ये प्रोग्रेस शीट जो है नई बुक के हिसाब से, भाई पुरानी बुक के हिसाब से नहीं प्लीज। पुरानी में क्यों लगा दिया, नहीं, चलो।
तो हमने क्या किया, सारी की सारी थ्योरेटिकल चीजों का डिस्कशन आपके साथ किया। तो जो शीट आपको पिछली क्लास में दी गई थी वो वाली आपकी क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। उसके बाद हमने बोला कि अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पास्ट सजेशंस, गारंटी, ये सब हमें करने होंगे। वो हम धीरे धीरे करते चलेंगे। अगला टॉपिक जो मैं आपके साथ लेके चलूंगा, ये चल रहा हूँ अभी, वो बेसिकली क्या होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अब क्या है पता है, इन क्लास 11 कुछ लोगों की ना जनरल एंट्री की जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी खराब थी, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं आपको काउंटिंग इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट सीखेंगे। चलो, अब मुझे बताइए सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है या इनकम होता है? इनकम। हाँ, एक्सपेंस। कितने लोग इनकम बोल रहे हैं, कितने एक्सपेंस बोल रहे हैं, जस्ट रेज योर हैंड। इनकम वाले कितने लोग हैं? एक, दो, ठीक है। और एक्सपेंस वाले, बाकी सारे एक्सपेंस वाले कुछ कहते हैं, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे भाई। भाई ये समझते हैं, पहले समझिए कि इंटरेस्ट जो है आप किसी को अलाउ कर रहे हैं या आप वसूल रहे हैं। अगर हम अलाउ करेंगे तो एक्सपेंस है, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड इज एन एक्सपेंस। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस टू बिजनेस। पहली चीज तो ये है। एक्सपेंस का रूल क्या है, अगर वो इंक्रीज हुआ है तो डेबिट करना है, डिक्रीज हुआ है तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, पेड हो गया। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड हो गया तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैश, नहीं बेटा, कैश 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 या बैंक, ठीक है, ऐसे करके नरेशन बनती है। पेड कर दिया कर, तो है ना, पे कर दिया। अरे रुक तो जाना, मैंने बोल रहा अगर पे हो गया तो इफ पेड। वैसे आपने 11th में तो पढ़ा ही नहीं था पे करना, वो तो इंटरेस्ट अलाउड होता था, बस पेड तो लिखते नहीं थे। बट आई एम टेकिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर पेड होता तो क्या होता। अभी पूरा करते हैं ना, अभी और भी चीजें बताने तो मुझे, अभी रुक जाओ। तो दिस इज द कंसेप्ट व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल, जिस दिन ट्रांजेक्शन है उस दिन रिकॉर्ड कर दी। और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप क्या एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं एंट्री। और ये क्या लिखते हैं, इस पे नरेशन लिखते हैं, ये इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। बट इसकी इसकी नरेशन क्या बनती है, इसकी नरेशन बनती है इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। ये मैं सोल सोल प्रोप्राइटर के लिए बता रहा हूँ, पार्टनरशिप के लिए नहीं बता रहा। और फिर हम क्या लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडजस्टेड, साल के आखिर में। याद है ना, ट्रांसफर एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ये सब पढ़ा था बचपन में, उसका कंसेप्ट है। जरा दोनों को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आएगा, बताइए, व्हाट विल बी द रिजल्ट? व्हाट इज गोइंग टू द रिजल्ट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक। जरा इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट पे देखिए, मुझे नोट कर लेना, पहले समझ लीजिए चीज को, हम लॉजिक को डेवलप कर रहे हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का मतलब प्रॉफिट हो गया कम, प्रॉफिट कम हो गया ना, प्रॉफिट कम हुआ तो लायबिलिटी में, कैपिटल में कुछ कम हुआ, और इधर से कैश है बैंक गया तो एसेट्स भी कम हो गई, हिसाब बराबर हो गया, है ना। दिस इज द एंट्री, दोनों जगह इंपैक्ट चला गया फाइनली इसका, ये हुआ। लेकिन काउंटिंग में ऐसा होता नहीं है, कैपिटल कभी कैश नहीं पे करी जाती है, नहीं पे करी जाती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमारा एक्सपेंस है और उससे हम कैश नहीं पे करें तो हमारी तो लायबिलिटी बढ़ गई ना, बोलिए। सैलरी नाम का एक्सपेंस, इफ इट इज पेड तो एक्सपेंस, इफ इट इज नॉट पेड तो लायबिलिटी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो व्हाट, इफ पेड देन एक्सपेंस, इफ इट इज नॉट पेड तो एक्सपेंस और लायबिलिटी दोनों हुई हमारी, ठीक है जी। तो इफ नॉट पेड, जो कि केस यही पढ़ते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी किसी घर जाके थोड़ी पे किया जाता है, नहीं पे करते ना उसको। तो तब एंट्री बनती है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री बनती है, कैपिटल अकाउंट। मतलब हमने अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो आपने किसी से 1 लाख का लोन लिया, अब बोला भाई तुझे 10,000 रुपये इंटरेस्ट देंगे, साल के आखिर में ना लोन पे किया ना इंटरेस्ट पे करा, तो लोन कितने का बढ़ गया, 1,10,000 का हो गया ना लोन। सिमिलरली कैपिटल इज अ लायबिलिटी टू द बिजनेस,
अब अगर लायबिलिटी, पहले तो उसकी कैपिटल वापस करो, जो कि हमें कभी वापस ही नहीं करनी क्योंकि परमानेंट लायबिलिटी होती है। अरे इंटरेस्ट तो दो उसको, लेकिन इंटरेस्ट भी हम उसे नहीं दे रहे हैं कैश में, तो इंटरेस्ट भी तो कैपिटल में जुड़ जाएगा। अब आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो योर एंट्री इज गोइंग टू बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। और क्या नरेशन बनेगी, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। गॉट इट? ऐसा करके फिर साल के आखिर में क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। पार्टनरशिप नहीं बोल रहा मैं, ये मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बोल रहा हूँ। टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडजस्टेड। कंबाइन करो क्या एंट्री बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू कैपिटल। अब जरा इफेक्ट देखिए, प्रॉफिट्स कम हो गया, प्रॉफिट कम हुआ तो क्या हुआ, कैपिटल कम हुई, इंटरेस्ट जुड़ा तो क्या हुआ, कैपिटल बढ़ गई। तो लायबिलिटी का इफेक्ट नलीफाई, एसेट्स में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। दिस इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कब, जब हम किसकी बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं। लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे ना बेटा, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या लग जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लग जाएगा। यहाँ प्रॉफिट लॉस की जगह क्या लगेगा, एप्रोप्रिएशन। वो बाद में बताऊंगा कैसे लगेगा, अभी तो कंसेप्ट था। दैट इज फाइन विद एवरीबॉडी। तो आपने समझ लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, अलाउ किया जाता है, और ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है। और ये हमारे लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए तो इनकम हुई वो। तो जब मैं पार्टनर का कैपिटल बढ़ाऊंगा, बनाऊंगा, तो उसको क्या करूंगा, उसको ये पैसा दूंगा, उसके अकाउंट में डालूंगा। तो उसके अकाउंट में कहाँ डालेंगे हम, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड डालेंगे। क्योंकि कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट करके, कैपिटल घटेगी डेबिट करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से कैपिटल बढ़ती है, तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। दिस इज फाइन। अब आइए जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर। ये बताइए, बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस है, इनकम है। क्या है बिजनेस के लिए, इनकम है। तो ये होता है इंटरेस्ट इज अलाउड, अलाउड ऑन कैपिटल, हम ऐसा लिखते हैं। और यहां लिखते हैं हम लोग क्या, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, ऐसा लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पर्पस पता है क्या होता है, टू डिस्करेज पार्टनर कीप विड्रॉन मनी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन द बिजनेस। भाई पैसे लेंगे तो टाइम पे वापस कर दे, नहीं पे करें तो हम तुझसे पेनल्टी चार्ज करेंगे। तो हम चार्ज मतलब, अगर हमने चार्ज किया हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम हो गई। ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या हो गई, अगर मान लो हमने बोल दिया रिसीव्ड, कैश में ले लिया, पार्टनर तूने ड्राइंग करी है, या तो तू हमें ड्राइंग का पैसा वापस कर, या फिर इंटरेस्ट दे हमें। जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो क्या करेंगे एंट्री, हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यही तो एंट्री बननी चाहिए। और क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन ड्राइंग्स, ये नरेशन बनेगी। हम्म, ये हो गया रिकॉर्डिंग। साल के आखिर में क्या एंट्री बननी चाहिए, साल के आखिर में प्रॉफिट लॉस से एडजस्ट करेंगे ना इसको, तो क्या बनेंगे, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो क्रेडिट वाला डेबिट हो जाएगा, क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एडजस्टेड, ऐसे करके एंट्री बनी। लेकिन ना पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश देते हैं, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैश लेते हैं। भाई ये एंट्री तो रूल आउट हो गई, ये रूल आउट हो गई थी, ये रूल आउट हो गई थी। एंट्री क्या बनेगी, नॉट रिसीव। हम इंटरेस्ट कैश में थोड़ी ले रहे होते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यू हो जाता है, पैसा थोड़ी मिलता है। पैसा नहीं मिलेगा तो एंट्री क्या बनेगी, टू टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो करेंगे ही करेंगे हम लोग, करेंगे ना। पर क्योंकि जब हमने ड्राइंग्स करी थी तो कैपिटल कम किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमें पैसा दे नहीं रहा, हम कहते पैसा दे दो और हम तुम्हारी कैपिटल में इफेक्ट डालेंगे उसका, उसने कहा डाल दो, हम डाल देते हैं कैपिटल में इफेक्ट। व्हाट विल हैपन, हमारी एंट्री बनेगी क्या, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वैसे ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो सकता था, और ड्राइंग्स फिर कैपिटल से कम होता, फाइनल इफेक्ट तो कैपिटल कम होती है। तो हमने क्या एंट्री कर दी, कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और क्या नरेशन बोली, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स। साल के आखिर में क्या एंट्री होगी बताइए दोबारा से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या किया जाएगा भाई, डेबिट किया जाएगा, और टू क्या किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या नरेशन बनेगी, इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग्स इज एडजस्टेड। कंबाइन एंट्री करो तो क्या आएगा? कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब जरा समझना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्रीज हुआ तो कैपिटल इंक्रीज हुई, और कैपिटल डिक्रीज भी हुई, तो लायबिलिटी का इफेक्ट नलीफाई, और एसेट्स में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, है ना। और जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है इसी जगह क्या लिख लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखते हैं। तो मैं बताऊंगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कहाँ और कैसे यूज होता है, लेकिन उससे पहले मैं इंटरेस्ट ड्राइंग ढंग से बताऊंगा आपको। अब आपके मन में क्लैरिटी होगी कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसको क्या लेके चलना है। दिस इज इनकम फॉर द बिजनेस। कहाँ से इसे माइनस किया जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल से माइनस किया जाएगा। तो चार चीजों का डिस्कशन मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ। पहले मुझे बताइए, कैपिटल जो होती है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी, करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम पार्टनर को देते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा। एडिशनल कैपिटल होगी तो क्या होगा? वो भी क्रेडिट होगा, है ना। ड्राइंग्स होगी तो क्या होगा? डेबिट होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो अगर हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएं तो कैपिटल और एडिशनल कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग्स क्या होगी? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? डेबिट होगा। दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, है ना। अच्छा, अब सुनो, जब हम ओरिजिनल एंट्री करते हैं ना बेटा, एक बार लिखने से छोड़िए, जब हम ओरिजिनल एंट्री कर रहे हैं तो ये डेबिट हो रहा है, लेकिन जब साल के आखिर में एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये क्रेडिट हो रहा है। तो बच्चों को यही कंफ्यूजन लगता है, कहते हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्रेडिट हुआ तो इसका मतलब हमारे लिए इनकम। अरे भाई ये क्लोजिंग एंट्री है, ये एक एग्जिस्टिंग अकाउंट को बंद कर रहे हैं हम, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट लॉस डेबिट तो हो रहा है ना, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट तो कम हुआ, किस नाम से कम हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर लोग ये एंट्री देखते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो रहा है और प्रॉफिट लॉस क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट तो वही होता है जो एक्सपेंस होता है। अरे भाई ये क्लोजिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री में फ्लिप कर जाता है मामला। जैसे मैं बताऊं, ये अगर नहीं क्लियर तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो हम एक एंट्री करते हैं, क्या हमने लिखा? सैलरी पेड ₹5,000। व्हाट एंट्री विल यू राइट? आप लिखेंगे क्या? सैलरी डेबिट टू कैश। यू विल राइट पहली एंट्री साल के शुरू में या जब भी काम हुआ। और ईयर एंड पे आप क्या एंट्री बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सैलरी। कितने से? 5,000 से। अगर वो बोले विदाउट रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन तो आपको ये और ये दोनों एंट्री करनी पड़ेगी। और वो बोले विदाउट एडजस्टिंग तो कौन सी करनी पड़ेगी? तब तो सिर्फ ये वाली करनी पड़ेगी ना। ये 11th का कंसेप्ट था। हमारे क्वेश्चन में बोला कि दे हैज नॉट रिकॉर्डेड इट ऑल, तो फिर हमें दोनों एंट्री करनी पड़ेंगी। और वो बोलेंगे कि बिफोर एडजस्टिंग, तो फिर हमें क्या करनी पड़ेगी? फिर तो हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना इसलिए, इसलिए लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्रेडिट हो रखा है यहाँ पर तो इसलिए इनकम है। नहीं भाई, ये एडजस्ट हुआ है। ये अकाउंट डेबिट था ओरिजिनली, इसे क्लोज किया हमने क्रेडिट करके। और ये अकाउंट ओरिजिनली क्या था? क्रेडिट था। इसे क्लोज किया क्या? डेबिट करके। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो इस कंटेक्स्ट में फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट कैपिटल को पढ़ेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाते समय फिर मुझे याद दिलाना पड़ता है कि भाई ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, ये क्या हो रहा है? एडजस्टमेंट हो रहा है, क्लोज हो रहा है अकाउंट। तो क्लोज जब होगा तो अपने ओरिजिनल एंट्री का अपोजिट होकर क्लोज होगा। अब जैसे मैं बोलूं कमीशन रिसीव्ड, तो क्या एंट्री बनती? कमीशन रिसीव की एंट्री बनती कैश टू कमीशन। जब क्लोज होगा तो क्या होगा? कमीशन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो क्लोजिंग में एंट्री फ्लिप मार जाती है। ठीक है, ऐसा करके करते हैं हम लोग, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो अगली क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पढ़ना शुरू करेंगे डिटेल में। और वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, तो शायद 1 या 2 क्लास तक चलेगा वो, बट विल वाइंड इट अप। ठीक है, तो दिस वॉज, इसी तरह से जो 11th का बेस अगर हमें चाहिए होगा तो मैं उन एंट्रीज को लेके चलूंगा ताकि 11th का बेस भी आपका क्लियर होता चले। ठीक है, इज इट ओके? किसी को डाउट था इस वाले कंसेप्ट में, रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट में? याद है जब मैंने आपको सबसिडियरी बुक समझाई थी तभी बहुत डिटेल में समझाया था सारा कुछ करके। आप लोगों को नहीं समझाया था, लेकिन जब भी छोटे बच्चे थे तब समझाया था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास ही वाइंड अप करते हैं। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।